बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेसमेकर बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले हिस्ट्री को हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले 1869 के अंदर फ्रेडरिक माइस्चर नाम के एक शख्स ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। इन्होंने एक पस सेल के न्यूक्लियाई से यानी न्यूक्लियस से इसको डिस्कवर किया था और इसकी नेचर जो थी वो एसिडिक थी, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया था। जी, यहाँ पे हम न्यूक्लिक एसिड के चंद एक फंक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले एक अहम फंक्शन बताया गया कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करता है, कि ये डीएनए की सूरत में जो वरासती मालूमात होती हैं उन मालूमात को अपने पास ज़ख़ीरा करके रखता है और अगर ज़रूरत पड़े तो ये नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट सेल तक ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सेंट्रल डॉगमा का एक फिनोमेना पढ़ा था कि जब डीएनए से आरएनए को बनाया जा रहा होता है तो उस वक्त ये डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड वर्क कर रहा होता है, और जब आरएनए से प्रोटीन्स को ट्रांसलेट किया जा रहा होता है तो उस वक्त भी न्यूक्लिक एसिड बहुत अहम फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं। सबसे पहले आरएनए इसकी एग्जांपल है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको हम कहेंगे, और इसकी मज़ीद आगे 3 टाइप्स हैं: आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। इसके अलावा डीएनए जिसको आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और इसके अलावा एटीपी जो कि आप एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक न्यूक्लिक एसिड है तो जो कि सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मौजूद होता है। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर डेफिनेशन की जाए तो हम कहते हैं कि ये पॉलीमर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं और इनका एक मोनोमर जो है यानी एक सब यूनिट, जो सिंगल सब यूनिट है, वो न्यूक्लियोटाइड है। यानी जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं तो उससे बनने वाले जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम न्यूक्लिक एसिड्स कह सकते हैं। इनके अकरेंस को देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले डीएनए को देखें कि डीएनए सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अमाउंट के अंदर जो डीएनए है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते। आरएनए की बात करें तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनाए जा रहे होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कि ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे आरएनए मौजूद होता है और राइबोसोम के पास आरएनए मौजूद होता है। यहाँ पे जब ट्रांसलेशन का अमल हो रहा होता है, राइबोसोम के ज़रिए से प्रोटीन्स बनाई जा रही होती हैं, तो उस वक्त वहाँ से आरएनए को ही डिकोड किया जा रहा होता है। इसके अलावा साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ये आरएनए मौजूद होता है और सेल्स के कुछ और हिस्सों में भी ये पाया जाता है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें हमने पढ़ा है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने हैं। तो हमें 2 चीज़ें यहाँ पे समझना होंगी कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखें, अगर पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली कोई शुगर मोनोसेक्राइड वो और कोई नाइट्रोजनस बेस मिली है, तो उससे जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके पास आते हैं उन मॉलिक्यूल्स का नाम न्यूक्लियोसाइड्स होगा। और जब आप न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड को ऐड कर दें तो उससे बनने वाले मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। यानी अगर हम न्यूक्लियोटाइड को देखें तो इसमें 3 मज़ीद सब यूनिट्स होते हैं। पेंटोज शुगर इसमें होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है और इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड भी इसमें मौजूद होता है। मज़ीद न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। जी, यहाँ पे बताया गया न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि न्यूक्लियोटाइड एक सब यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का, जो कि 3 मज़ीद चीज़ें रखता है। सबसे पहले इसमें आप देखें पॉइंट 1 पे नाइट्रोजनस बेस, यानी कोई ऐसी बेस होगी जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होगी
उसके अलावा कोई मोनोसेक्राइड शुगर होगी जो कि पेंटोज आमतौर पर होती है, 5 कार्बन वाली शुगर होगी। जो आरएनए है उसमें जो शुगर का नाम है वो है राइबोज शुगर, और जो डीएनए है उसमें उस शुगर का नाम डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसकी एक वजह है कि ऊपर यहाँ पे आपको राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि डीएनए के अंदर कार्बन नंबर 2 पे आप देखें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिमूव्ड होती है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ये डीऑक्सीराइबोज है। यहाँ पे यानी ऑक्सीजन को डी कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया, तो ये राइबोज है लेकिन ये डीऑक्सी है, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव किया गया। जबकि आप राइबोज वाले स्ट्रक्चर में देखें ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर, ये वहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ एक OH ग्रुप मौजूद है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसमें प्रेजेंट होता है, यानी H3PO4 या फॉस्फेट ग्रुप आप कह लें, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नीचे राइट साइड पे एक डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है, तो इसको ज़रा जूम करके थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे दिखाया गया है कि आप देखें कि जो सबसे नीचे मौजूद है वो पेंटोज शुगर दिखाई गई है। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे हमेशा जो नाइट्रोजिनस बेस है वो प्रेजेंट होती है, और कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। और ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये किसी दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है उसके राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर के पास जाके ये ईस्टर बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्डिंग करते हैं, और इससे जो रिजल्टेंट पॉली न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स बनना। यहाँ पे हम देखेंगे कि नाइट्रोजिनस बेसिस 2 टाइप्स की होती हैं मेनली। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योरीन्स के बारे में। ये ऐसी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं जो कि डबल रिंग रखती हैं। इनमें आम मिसालें एडेनिन और गुआनिन हैं, और इसके अलावा पायरिमिडीन्स ऐसी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं जो कि सिंगल रिंग रखती हैं। इनमें सबसे अहम जो यहाँ पे बताई गई हैं वो साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ये 3 अहम पायरिमिडीन्स हैं। आपने 2 बातें और याद रखनी है कि थाइमिन जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है और ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, और जो यूरासिल है ये सिर्फ़ और सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है और ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो यूरासिल के जो है ये आरएनए के अंदर जहाँ पे थाइमिन नहीं होना था वहाँ पे यूरासिल आ जाता है, और जो डीएनए जहाँ पे यूरासिल होता है वहाँ पे थाइमिन को लगाया जाता है। तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, इनको आपने याद रखना है। इसके अलावा हमने कहा कि एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो एटीपी जिसको आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, तो इसमें एक सब यूनिट एडिनोसिन है, यानी एक राइबोज शुगर, और एडेनिन जब मिलते हैं तो उससे बनने वाला जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसका नाम एडिनोसिन होता है। और जब एडिनोसिन के कार्बन नंबर 5 पे ये फॉस्फेट ग्रुप लग जाते हैं, अगर वो 1 लगे तो उसको हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, अगर 2 लगें तो हम उसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर 3 लग जाए फॉस्फेट्स तो उसको हम कहेंगे इट इज़ अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये बहुत ही एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो कि जब फॉस्फेट ग्रुप्स को तोड़ा जाता है तो इनसे जो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मकदार में हमें मिलती है, जो कि मुख्तलिफ़ काम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए या नर्व इम्पल्स को चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई बात यहाँ पे समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद पेस मेकर बायोलॉजी। अल्लाह हाफिज़।